हेलो एवरीवन। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो पेडिग्री एनालिसिस है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग क्लास 12 आईएससी एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए करते हैं पेडिग्री एनालिसिस। व्हाट इज़ पेडिग्री एनालिसिस? क्या चीज़ है पेडिग्री एनालिसिस? तो पेडिग्री एनालिसिस वो एनालिसिस है जिसमें इनहेरिटेंस यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कोई ऐसा जेनेटिक ट्रेड जो कि सेवरल जनरेशन, किसी एक फैमिली में बहुत सारी जनरेशन यानी उनके फोर फादर से लेके उनके फादर और बच्चे, उनके ग्रैंडसन, उनमें कहीं ना कहीं वो जेनेटिक ट्रेड कंटिन्यू हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, उसको एनालाइज करने का मेथड है। और ये किस फॉर्म में हम लोग डिपिक्ट करते हैं? इसको हम फॉर्म में करते हैं डायग्राम या फैमिली ट्री ओवर जनरेशन, यानी हम जनरेशन्स का एक फैमिली ट्री बनाते हैं। तो व्हाट इज़ पेडिग्री एनालिसिस? Pedigree analysis is an analysis of inheritance of certain genetic traits in several generations of a family and is presented in the form of a diagram or a family tree over generations. तो आप ये लिखेंगे जब आएगा pedigree analysis। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, why is pedigree analysis done in the study of human genetics and write its significance। तो पहले हम इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो है यूज़फुल है, जैसे कि जो जेनेटिक काउंसलर होते हैं उनको एडवाइस, जैसे कुछ कपल्स हैं जिन्हें प्रॉब्लम है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में या पहले कोई ऐसा है जो कि मेंटली रिटार्डेड है या कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल है, तो वो डरते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चों में भी हो जाएगा, तो वो जेनेटिक काउंसलर के बारे में पास में जाते हैं। और जेनेटिक काउंसलर इसी तरीके से पेडिग्री एनालिसिस करके एनालाइज करके उनको बता देता है कि ये प्रोबेबिलिटी बन रही है आपके होने वाले बच्चों में पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। तो इट इज़ यूजफुल फॉर द जेनेटिक काउंसलर to advise intending couples about the possibility of having children with defects like hemophilia, color blindness, phenylketonuria, sickle cell anemia and myotonic dystrophy। ठीक है। दूसरा जो इसका सिग्निफिकेंस है वो मैंने ये लास्ट में लिखा हुआ है कि बाय पेडिग्री एनालिसिस वन कैन ईजिली अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इन क्वेश्चन इज ऑटोजोमल डोमिनेंट, रेसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और रेसेसिव और ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली हिस्ट्री। अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी कि जो मेंडल डिसऑर्डर है उसको देखिए, आपकी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 हर एक सेल में। ठीक है। तो उन 46 क्रोमोसोम में जो 22 पेयर्स हैं यानी 44 क्रोमोसोम्स हैं वो तो आपके बॉडी के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है। लेकिन जो बाकी का एक पेयर है, 23rd पेयर है, वो जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, अगर वो XX हैं तो फीमेल होगा या XY है तो मेल होगा, यानी कि वो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो जो सेक्स को डिटरमाइन करे वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हो गया, और अगर ऑटोजोमल जो है डिसऑर्डर है तो वो यानी बाकी के 44 क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है तो वो ऑटोजोमल हो जाएगा। अब वो डोमिनेंट कंडीशन में वो बीमारी आती है या रेसेसिव में, यानी जैसे हम लोग करते थे कैपिटल T डोमिनेंट, कैपिटल T स्मॉल t भी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, इन दोनों कंडीशन में वो प्रॉब्लम आ रही है। ये स्मॉल t जब होगा जीनोटाइप तब वो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, वो बीमारी सामने आ रही है। तो अगर स्मॉल t के टाइम अगर उनका जीनोटाइप है तो तब वो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपकी रेसेसिव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। चलिए अब देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस जो है ह्यूमन जेनेटिक्स में क्यों हुआ। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स थे वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह फॉलो तो करते थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन बहुत सारे मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट जो है वो उनके ऊपर बहुत समय तक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कंट्रोल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है ना, कि आप इससे ही मेटिंग करेंगे, इससे ऐसा पॉसिबल नहीं है इन ह्यूमन बींग्स। या मैरिज जैसी चीज़ें हैं, सभी की अनुमति ली जाती है ना, तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा जैसे कि पी में वो करते थे, है ना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर लेते थे, अपनी पसंद के डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स डाल देते थे, वो ह्यूमन बींग में पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पर कपल भी बहुत थोड़े होते हैं। अगर आप पीवी सीड प्लांट लगाएं तो कितने 1000 ऑफ सीड्स निकल जाएंगे, 100 तो निकल ही जाएंगे। लेकिन अगर आप ह्यूमन बींग देखें तो 1, 2, 3 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे, है ना, तो आप उसमें इतने ज़्यादा ऑफस्प्रिंग की स्टडी भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, पेडिग्री एनालाइज करने के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं जो जेनेटिस्ट ने बनाए हैं, जिन्हें कि हमें याद करना है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि राइट डाउन द सिंबल्स यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस, और वैसे भी याद होना चाहिए क्योंकि आपको क्वेश्चन को समझना होगा जो न्यूमेरिकल्स होंगे। तो जो फैमिली हिस्ट्री है, ये पेडिग्री है, उसको हम ड्रॉ करते हैं, सर्टेन स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिंबल्स आर। अगर स्क्वायर शेप है तो इसका मतलब ये क्या है? अनअफेक्टेड मेल है। अगर सर्कल शेप है तो अनअफेक्टेड फीमेल है। लेकिन अगर आप इसी
को कलर कर दें, अगर आप इसी को इस तरीके से कलर कर देते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, ये अफेक्टेड हो जाएगा। अगर आप इसी को कलर कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये अफेक्टेड हो जाएगा। मान लीजिए ये है, और अगर आप इसे इस तरीके से कर दें, ठीक है, ये कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये अब आपका अनअफेक्टेड नहीं रहा, अब ये अफेक्टेड मेल हो गया, अब ये अफेक्टेड मेल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये कंडीशन हो सकती है अनअफेक्टेड फीमेल की, और अगर अफेक्टेड करना है तो आप क्या कर देंगे, इसे कलर कर देंगे। तो ये सर्कल शेप है तो फीमेल है, स्क्वायर शेप है तो मेल है, और अगर इस तरीके से आपने रोम्बस शेप का बनाया हुआ है तो ये क्या है, सेक्स अनस्पेसिफाइड। आपको पता नहीं है कि हमारी आपकी मान लीजिए फैमिली में है तो वो बताने कोई आया हुआ है तो वो ये बनाएगा कि नहीं हमें पता नहीं है कि वो बॉय थे या ये थे, लेकिन उनके 5 बच्चे थे, ऐसे बता दिया, तो हमें पता नहीं बॉय है कर ले, तब हम ये लगाते हैं। अगर अफेक्टेड है तो सबको कलर करेंगे। अगर मेटिंग हो रही है, जैसे कि देखिए मैरिज का साइन क्या है, ये वाली लकीर, मान लीजिए मदर फादर है, ये फादर हैं, ये मदर हैं, और ये या आप कह लीजिए हस्बैंड है, वाइफ है, और ये मैरिज का निशान है। तो मेटिंग या मैरिज को हम लोग इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ही पास के रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव, बुआ की लड़की, मौसी की लड़की, चाचा के लड़के के साथ अगर ऐसी मैरिजेस हो रही हैं या मीटिंग हो रही है क्लोज रिलेटिव में, तो उसे कॉन्सेंजीनियस बोलते हैं, कॉन्सेंजीनियस मीटिंग बोलते हैं, और इस तरीके से डबल बैंड लगाते हैं। पेरेंट्स आप हैं और मैरिज हो चुकी है, ठीक है, फादर है, मदर है, मैरिज हो चुकी है, तो अब क्या है, उनके बच्चे कैसे होंगे, तो लेफ़्ट वाला जो पहला होगा वो उनकी पहली डॉटर होगी, और दूसरा बच्चा उनका क्या हुआ, बॉय हुआ, सब नॉर्मल है। ठीक है, तो इन ऑर्डर ऑफ द बर्ड लेफ्ट टू राइट। और अगर हमें ये देखना है, यहाँ पर अगर हमें ये देखना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड है, ये पेरेंट्स हैं लेकिन उनका जो बच्चा है इसको डिजीज़ है, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो, तो ये इस तरीके से डिपिक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे करके लाइन करके आप इस तरीके से करेंगे। और ये जो है ये कैसे हैं, आपको पता है तो है कि 5 अनअफेक्टेड चाइल्ड हैं, लेकिन वो बॉय है या गर्ल है ये आपको नहीं पता है। अब आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को याद करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एक एक करके इसे याद करेंगे। ये 2 तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके 44 क्रोमोसोम यानी 22 पेयर्स में प्रॉब्लम है तो वो ऑटोजोमल, उसकी वजह से अगर है तो वो ऑटोजोमल डिसऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके XX और YY की वजह से है तो क्या है, XY जो भी आपका सेक्स क्रोमोसोम है उसकी वजह से है तो ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले हम ऑटोजोमल को देख लें। तो ऑटोजोमल भी डोमिनेंट कंडीशन हो सकती है या रिसेसिव कंडीशन हो सकती है। अगर डोमिनेंट की वजह से कोई जो एलील है जब वो डोमिनेंट होगा और तभी वो बीमारी अपीयर हो तो उसको बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल क्या है, ये आपको याद करना है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। दूसरा है एग्जाम्पल, अगर रेसेसिव है तो क्या बीमारी होगी, ऑटोसोमल रेसेसिव में 3 बीमारियां जिसमें आप फर्स्ट प्रेफरेंस सिकल सेल एनीमिया को देंगे। सिकल सेल एनीमिया जिसमें कि कैसा हो जाता है, जो RBC है वो सिकल शेप्ड हो जाता है और ठीक से उसमें ऑक्सीजन को जो है वो कैरी नहीं कर पाता, लोड नहीं कर पाता, जगह ही नहीं है। ठीक है, एक बायकॉनकेव शेप में से कैसा बन गया है, ये सिकल शेप बन गया, बायकॉनकेव शेप से ये इस तरीके का शेप बन गया जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये एनीमिक हो जाता है पर्सन। फिनाइल कीटोनुरिया में क्या है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो नहीं बनती, जो इस फिनाइल कीटोनुरिया को ट्रायोजनेज में कन्वर्ट करती थी। तो क्या होगा, फिनाइल कीटोनुरिया बॉडी में बढ़ जाएगा और ये क्या करेगा, ये जब कन्वर्ट नहीं होगा तो ये मेंटली रिटार्डेड आपकी स्किन में पैचेस बना देगा, ब्लैक कलर के, यूरिन प्रॉब्लम कर देगा और स्किन और ये मेंटली रिटार्ड भी कर देगा। थैलेसीमिया भी आपका एनीमिक डिसऑर्डर है, ये अल्फा चेन में प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो इस तरीके से आपका जो है सिकल सेल एनीमिया बीटा चेन में 5th कार्बन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वलीन लग जाता है, उसकी वजह से होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसको जेनेटिक डिसऑर्डर में। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम लोग करते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये 2 तरीके की होंगी क्योंकि हम जानते हैं 2 तरीके के क्रोमोसोम है, एक एक्स लिंक्ड है और एक वाई लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड यानी कि एक्स वाले जो क्रोमोसोम है, वाई केवल आपको मेल में मिलेगा। तो ये जो वाई है आपका, इसको हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। कैसे, होलेंड्रिक इसको बोलते हैं, होलेंड्रिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। और इसकी जो बीमारी है ये केवल मेल्स में होती है, हाइपरट्रैकोसिस, जिसे हेयरी ईयर्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब आपका एक्स लिंक्ड में आ जाओ। एक्स लिंक्ड में भी वही 2 कंडीशन बन रही हैं आपकी। जो एक्स लिंक्ड है उसमें भी आपकी 2 कंडीशन बन रही हैं, एक तो डोमिनेंट की कंडीशन, एक रेसेसिव की कंडीशन। डोमिनेंट का जो बीमारी है, एक तो विटामिन डी डेफिशिएंसी वाली बीमारी है और दूसरी है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ये आप नहीं भी याद करेंगे तो कोई इतना आपसे पूछेगा नहीं, ये पूछेंगे और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी पूछेंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, एबनॉर्मल फेशियल अपीयरेंस हो जाता है, विद लार्ज ईयर्स एंड लॉन्ग फेस हो जाता है इस बीमारी में।
रेसेसिव जो है दो आपकी बीमारी है, अगर एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है और रेसेसिव कंडीशन में ही अपीयर होता है तो इसे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया बोलेंगे। तो हमने सारी चीज़ें कर ली। अब हम लोगों को क्या करना है कि हमें ये देखना है कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, किस तरीके से हम जो है अगर आपको एक पेडिग्री चार्ट दिया जाए तो आप उसमें कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि वो कौन सी डिजीज़ है, कौन सा ट्रेट है और क्या उसका जीनोटाइप है। अब हम लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट टिप्स टू सॉल्व द पेडिग्री प्रॉब्लम्स या मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप देख रहे हैं। इसमें एक तो ऑटोसोमल जई अभी हमने पढ़ा और एक दूसरा क्या है हमारा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑटोसोमल। देखिए ऑटोसोमल में दो कंडीशन मैंने बताई, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। देखिए डोमिनेंट कैसे, आप क्या जीनोटाइप इसका होगा, कैपिटल ए कैपिटल हो तो होमोजाइगस डोमिनेंट है तो भी बीमारी हो जाएगी, कैपिटल ए स्मॉल ए है तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है तो भी बीमारी हो जाएगी। इसमें स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं देखने को मिलेगा। अभी मैं आगे बताती हूँ स्किपिंग ऑफ जनरेशन क्या होता है। जैसे कि आपके आपके ग्रैंडफादर को कोई बीमारी है, ठीक है, फिर आपके फादर को है, फिर आपको है, तो अगर ये तीनों जनरेशन में अपीयर हो रहा है तो ये नो स्किपिंग माना जाएगा। और अगर ये मान लो आपके फोर फादर में था, आपके फादर में वो डिजीज़ नहीं है और आप में वो डिजीज़ है, फोर फादर से आपने कैरी करी, तो ये रेसेसिव ट्रेट हो गया। ठीक है, रेसेसिव ट्रेट का जीनोटाइप स्मॉल ए होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड। इसमें दो कंडीशन बन रही है कि पेरेंट्स अफेक्टेड हैं लेकिन बच्चा कैसा हो सकता है, अनअफेक्टेड हो सकता है। देखिए अगर इसका स्मॉल ए और इसका स्मॉल ए, मेल और फीमेल का स्मॉल ए अगर वाला स्पर्म और एग जो है वो फर्टिलाइज करता है तो क्या बन जाएगा, जायगोट क्या बन जाएगा, कैपिटल ए, यानी ऐसा इंडिविजुअल बन जाएगा जो कि नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि बीमारी किसमें हो रही है, जिसमें कैपिटल ए है उसमें ही हो रही है, क्योंकि ये डोमिनेंट है। दूसरी कंडीशन, अफेक्टेड चाइल्ड ऑलवेज हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। अगर एक अफेक्टेड चाइल्ड है तो उसका बच्चा भी अफेक्टेड होना चाहिए एटलीस्ट, या अफेक्टेड बच्चे के लिए कोई भी दोनों में से एक पेरेंट अफेक्टेड जरूर होना चाहिए, तभी उसमें आएगा। देख क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है मान लो, और एक ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो ये कैपिटल ए और स्मॉल ए अगर इसमें चला गया, वैसे तो बहुत कंडीशन बनी है, स्मॉल ए है तो कुछ नहीं होगा, कैपिटल ए स्मॉल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैमेट्स होता है, तो अगर ये ऐसा है तो क्या हो जाएंगे, ये अफेक्टेड हो जाएंगे। यानी कि अगर कोई अफेक्टेड चाइल्ड है तो इसका पेरेंट जो है वो ज़रूर वो अफेक्टेड पेरेंट से ही हुआ है, लेकिन अफेक्टेड पेरेंट के नॉर्मल चाइल्ड भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका डोमिनेंस की पहचानने की टेक्निक। अब आप आ जाओ रेसेसिव में। रेसेसिव में क्या है, स्किपिंग ऑफ जनरेशन, यानी कि आपको एक जनरेशन में दिखा, दूसरे में नहीं दिखा, तीसरे में दिखा, चौथे में नहीं दिखा। अनअफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चाइल्ड, इसकी कंडीशन अलग है। देखिए इसमें अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये भी नॉर्मल कंडीशन। क्यों? क्योंकि इसमें बीमारी कब होगी, जब स्मॉल ए कंडीशन अपीयर होगी, रेसेसिव। तो ये अफेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि इसका ए इसके ए के साथ फ्यूज़ कर गया, तब ये जायगोट बना। तो कैपिटल है, तो ये जो बच्चा है वो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। अब हम लोग एक्स लिंक में आ जाते हैं। जो एक्स लिंक इनहेरिटेंस है, वाई लिंक का तो हमने देख लिया, फादर टू सन ओनली जाता है, होलैंड्रिक जीन्स होते हैं इसमें, ठीक है, हाइपरट्राइकोसिस वाला। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी दो तरीके की है, एक है डोमिनेंट और एक है रिसेसिव। तो डोमिनेंट को आप कैसे पहचानोगे? डोमिनेंट में आप देखो, पहले तो जीनोटाइप देख लो, डोमिनेंट है तभी अपीयर होगा, तो एक्स, क्योंकि फीमेल का देख रहे हैं हम लोग, अगर फीमेल का देखें तो एक्स बी और स्मॉल बी वो वाले अफेक्टेड होंगे। अगर मेल का देखें तो केवल एक एक्स बी की ज़रूरत है, क्योंकि वाई तो इनमें होता ही है, वाई कुछ कैरी नहीं करता। तो ये जो डोमिनेंट है कैसे पहचानेंगे? अगर सारे के सारे जो फादर हैं उसकी सारी की सारी डॉटर्स जो हैं वो अगर अफेक्टेड हों, अफेक्टेड फादर्स डॉटर, ऑल डॉटर्स आर अफेक्टेड, ये वाला स्टेटमेंट हमें याद रखना है, ठीक है। जैसे कि अनअफेक्टेड मदर है और ये आपका अफेक्टेड फादर है, ए बी और एक्स बी और वाई दोनों के आपके गैमेट्स बने, स्पर्म बने और ये एग बने। जब फ्यूजन हुआ तो एक्स बी और स्मॉल एक्स बी तो कैरियर हो गए, एक्स बी जिनमें था और ये कैपिटल एक्स बी जिसमें था, इनमें क्या हो गई, इनमें जो है बीमारी हो गई स्मॉल, ठीक है। तो ये वाली बीमारी आप में डोमिनेंट वाली हो गई। तो यानी ये वाले जो हैं क्या हो गए, ऑल डॉटर्स आर अफेक्टेड, ये तो मेल हो गए, ये ऑल डॉटर्स जो हैं वो अफेक्टेड हो गई। दूसरी कंडीशन देखिए रेसेसिव में, फीमेल और मेल, इसमें क्या है, जब स्मॉल बी होगा फीमेल में, एक्स में, तभी डिजीज़ होगी। इसमें मेल में एक्स बी वाई है, तो मेल इसमें ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं फीमेल से, ठीक है। मेल का ये साइन है, फीमेल का ये साइन है।
क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को ये शो करता है। अगर आपको कहीं क्रिस क्रॉस दिख जाए तो आप समझ जाना रिसेसिव की बात हो रही है, क्योंकि इसमें फादर से जो है वो जीन डॉटर में जाता है, डॉटर से जो है ग्रैंडसन में, ये भी अफेक्टेड मिलेगा, फादर डॉटर भी अफेक्टेड मिलेगी और ग्रैंडसन भी अफेक्टेड मिलेगा। तब तो समझ जाना कि ये कौन सी है, क्रिस क्रॉस यानी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस रिसेसिव डिसऑर्डर। दूसरी कंडीशन मदर से सन को, सन से ग्रैंड डॉटर को, ये भी जा सकता है। तो ये इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर जो है वो देख लिया। अब हम लोग देखते हैं सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखिए, अगर हमें ये देखना है कि कैसे स्टडी द गिवन पेडिग्री एंड आंसर द फॉलोइंग, 3 तरीके से आ सकता है। एक तो फिनोटाइप जीनोटाइप लिखने को बोलेंगे, एक वो ट्रेट पूछेंगे, और तीसरा क्वेश्चन जो है जेनेटिक डिसऑर्डर का बताओ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही शुरू में ही लर्न करा दिया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट केवल एक बीमारी याद रखनी है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, और ऑटोसोमल रिसेसिव में आपको याद रखना है सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया एंड थैलेसीमिया। ठीक है, और सेक्स लिंक डोमिनेंट में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम में से होता है अगर याद रहे तो। और वाई में जो और रिसेसिव में आपके 2 बीमारियां हैं, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। बस इतनी ही आपको करनी है। ठीक है, तो ये पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है और उसके बाद पूछ रहे हैं कि इसका ट्रेट क्या है, जीनोटाइप क्या है, पेडिग्री। तो पहले तो जीनोटाइप नहीं लिखा था, ये तो मैंने आपके लिए लिखा है। तो पहले सबसे पहले आप जनरेशन लिखेंगे, G1, G2 और G3। चाहे तो आप 1, 2, 3, 4, 5 5 बच्चों के भी लिख सकते हैं कि ये कितने बच्चे हैं इनके, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 5 बच्चे हैं, जिनमें से 2 जो है वो अफेक्टेड है। ठीक है, अगर मदर और अगर डॉटर एंड सन इक्वली अफेक्टेड हों तो ऑटोसोमल कंडीशन मानी जाती है। ठीक है, तो और अगर हर जनरेशन में नहीं दिख रहा, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, तो आप ये मान लो कि ये क्या होगा, रेसेसिव। तो एक चीज़ तो रेसेसिव हो गई और दूसरी चीज़ क्या हो गई, ऑटोसोमल। सेक्स लिंक क्यों नहीं है, क्योंकि सेक्स लिंक में फादर से सभी बेटियों को होना चाहिए, वो भी नहीं है, या फादर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंडसन ऐसा होना चाहिए, वो भी नहीं है, मदर से सन, सन से ग्रैंड डॉटर, ये भी नहीं है। यानी ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस नहीं है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। और ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट बताओ। तो देखो, अगर पेरेंट का हम देखो 3 कंडीशन होती हैं, यहाँ पर ध्यान से रख देंगे। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन ये नॉर्मल वाला हीमोग्लोबिन है, ये पर्सन क्या है, नॉर्मल है, अभी डिस्टॉर्टेड नहीं हुआ, ग्लूटामिक एसिड की जगह वलीन नहीं लिखा, ये भी नॉर्मल है, लेकिन इसके दूसरा वाला जो हीमोग्लोबिन है वो डिस्टॉर्टेड है। तो ये कंडीशन बन गई, इसको बोलते हैं कैरियर। ये आगे तो ले जा सकती हैं इस वाले को, एस वाले को, जो कि प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन खुद को नहीं होगा। तीसरी कंडीशन है HBS। इसका मतलब है कि इस पर्सन को अफेक्टेड है, यानी इस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है। ठीक है, तो ये 3 जो है जीनोटाइप आपको याद रखने हैं, क्योंकि सबसे पहला ऑटोसोमल रिसेसिव कौन सा पूछा जाता है, सिकल सेल एनीमिया। तो आपने पता लगा लिया ये ऑटोसोमल ट्रेट है। फिर कैरियर मदर HBA HBS है ना, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अफेक्टेड होंगे वो कैसे होंगे, HBS। तो HBS आने के लिए इसको मदर से HBS मिला, फादर से HBS मिला, तो हो गया HBS और HBS हो गया इसमें। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम HBS इसको भी कर देते तो ये कैसा हो जाता, ये तो डिजीज हो जाते, तो डिजीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें डिजीज़ है और इसमें एक डॉटर और एक सन में सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो क्या है, सिकल सेल एनीमिया। इसलिए HBS HBA हो सकता है, इन सब का HBA भी कर सकती हो, जो भी पसंद हो वो कर सकते हैं। HBS इसको प्रॉब्लम नहीं है, इसकी बेटी को, उसने ही जो है उसको डिफेक्ट नहीं था बेटे को, लेकिन आगे चल के क्योंकि फैमिली हिस्ट्री में था तो बच्चे को, एक जो पहला बच्चा होगा उसको क्या होगा, ये सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन कर लिया। और इसके बाद मान लो दूसरा क्वेश्चन है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो, द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट इन अ फैमिली, स्टडी द आंसर एंड गिवन क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको मिल गया। सबसे पहले आपने G1 इस वाली को लिखा, G2 इनके कितने बच्चे हैं, 1 2 3 और 4 बच्चे हैं, ये इसकी मैरिज है, ये इसकी मैरिज को शो कर रहा है। और ये आपकी G3 जनरेशन, ये भी G3 है, ये भी, इसको बस थोड़ा सा इधर कर दिया। मीन्स ये देखिए, अगर बहू है तो ये क्या है, आपके पोते, ये दामाद है तो ये क्या हो गए, आपके नाती हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से, यानी है जनरेशन एक ही, ऊपर नीचे कर दिया तो कन्फ्यूज़, 4 जनरेशन मत लिख दीजिएगा। तो ये 3 जनरेशन हैं। तो ये हमने देखा कौन सा ट्रेट है, देखो इसमें भी है, इसमें भी है और आपका इसमें भी है। तो क्योंकि इस वाली जनरेशन में भी है तो यानी कि क्या होगा, नो स्किप
पीक ऑफ जनरेशन, तो कैसा हो गया, ये डोमिनेंट हो गया। अब देखो क्या मदर से सन में, सन से डॉटर में जा रहा है, नहीं, मदर से डॉटर को भी जा रहा है और उसके बाद फिर उसकी डॉटर को भी जा रहा है, यानी कि ये सेक्स लिंक नहीं है। ना ही किसी फादर से सारे बच्चों में जा रहा है, तो यानी क्या है, ये आपका ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। और कैसा है, ये डोमिनेंट है, क्योंकि जीवन में भी आपको मिल रहे हैं अफेक्टेड, G3 में भी ये वाले 2 अफेक्टेड हैं और जीवन में भी अफेक्टेड है, तो इट मीन्स इट इज़ डोमिनेंट और कैसा है, ऑटोसोमल है। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का एक ही एग्जांपल था, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। पूछा भी है कि राइट डाउन द जीनोटाइप, तो जीनोटाइप कैसे लिखोगे, देखिए ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। ठीक है, जीनोटाइप कैसा, क्योंकि इसको बीमारी थी, इस वाले को प्रॉब्लम है, तो इसको क्या बनेगा, कि ये कैसे मैंने डिजीज बताई, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर हम इसको कैपिटल ए स्मॉल ए लेते हैं तो कहीं ना ये कंडीशन स्मॉल, अगर हम इसको कैपिटल ए लें तो भी ये जो है ये आपका डिजीज होगा, लेकिन कैपिटल ए क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि फिर हर एक को क्या बनना पड़ेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो फिर ये वाले ऑप्शंस नहीं आएंगे और यहाँ पर ये वाले ऑप्शंस नहीं है, यानी कोई बीमारी नहीं है, तो इनका तो मस्ट है कि स्मॉल ए होगा, तो ए के इससे आएगा, ए के इससे आएगा, फिर बाकी हमारे सारे कैपिटल ए स्मॉल ए की मैरिज हो रही, तो इन बच्चों को भी कुछ नहीं है। कैपिटल स्मॉल ए की 3 प्रोबेबिलिटी बन रही हैं, जिसमें कि ये इन्होंने लगाया है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, पहले 2019 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन पेडिग्री चार्ट द ट्रेड शोन, ये है ट्रेड दिखा रहे हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 219, ये ऑप्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, जनरेशन लिखोगे, G1 और G2, उसके बाद स्किप जनरेशन देखोगे, तो हाँ ये रेसेसिव है, इसमें नहीं है, इसमें है, इट मीन्स इट इज़ रेसेसिव। ठीक है, और अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चाइल्ड, अनअफेक्टेड पेरेंट के अफेक्टेड चाइल्ड हैं, तो ये दोनों कंडीशन से रेसेसिव को डिनोट कर रहा है। इसके बाद मेल एंड फीमेल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इसका मतलब ये कैसा है, ऑटोसोमल है। तो दिस इज ऑटोसोमल कैसा हो गया आपका, डोमिनेंट है ना, दिस इज ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल रेसेसिव, क्योंकि एक जनरेशन में नहीं है, तो दिस इज ऑटोसोमल रेसेसिव। ठीक है, ऑटोसोमल रेसेसिव एग्जांपल मैंने 3 बोले थे। सबसे पहला एग्जांपल याद किया करो, सिकल सेल एनीमिया, फिर फिनाइलकीटोनुरिया, देन थैलेसीमिया एंड ऑल दैट। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इसका जीनोटाइप अगर पूछ रहे हैं, अगर जीनोटाइप पूछ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम देखो इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए, तब तो एक जो है डिजीज पर्सन स्मॉल ए बीच में आएगा। अगर कैपिटल ए कर लेंगे तो ऐसा नहीं आएगा, इसलिए हमको इस टाइप का जीनोटाइप जो है वो रखना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन को फुलफिल करेगा, अदरवाइज नॉट।